हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, थोड़ा सा जुड़िए, फटाफट जुड़िए। फिर आज हम लोग ध्वनि का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप लोग को थोड़ी सी ध्वनि अगर सुनाई दी रही होगी आसपास में, तो थोड़ा सा कैरी ऑन करिएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। सिर्फ थोड़ी सी बगल में काम चल रही है कुछ कंस्ट्रक्शन का, तो हो सकता है उसका आवाज़ वगैरह आ रहा हो। वैसे हम आशा कर रहे हैं कि आवाज़ न आए। काफ़ी ज़्यादा बंद वगैरह करके आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे रूम। तो बस दोस्तों, आज ध्वनि का दूसरा पार्ट है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं पहला वीडियो, आप लोग भी देखिए अगर नहीं देखे हैं पहला वीडियो, क्योंकि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने बताया था। आज दूसरे लेक्चर पे एक बार, मतलब इसके बाद एक और लेक्चर आएगा ध्वनि पे, इसके बाद आपका ध्वनि समाप्त हो जाएगा, यानी कि साउंड का खेल खत्म। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग पढ़ेंगे कि मजा आ जाने वाला है। आज हम लोग, जैसे कि कल एक बात कर रहे थे हम लोग, आवृत्ति श्रव्यता के आधार पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ध्वनि तरंगी कितने प्रकार की होती हैं श्रव्यता के आधार पे, मतलब कि सुनने के आधार पे, है ना, होती है ना। तो हमने बताया था आपको, जो श्रव्यता के आधार पर ध्वनि होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों श्रव्य ध्वनि तरंग, जो बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं यह सोचते हैं कि केवल ये डीएलएड का क्लास है। तो बता दें दोस्तों, डीएलएड का तो है ही, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चला जा रहा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां तक चला जा रहा है जहां तक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, मतलब यहाँ सब जगह आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो और सही जगह हो, इतना आपको मतलब कि जान लेना है और अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलना है बच्चों। ठीक है ना मेरे साथियों। चलिए, हमने क्या बोला, श्रव्यता के आधार पे 3 ध्वनि तरंगे होती हैं। पहला श्रव्य ध्वनि तरंग, मतलब जिसे ऑडिएबल बोलते हैं। पहला श्रव्य श्रव्य ध्वनि तरंग। जो दूसरा होता है इसे ऑडिएबल ऑडिएबल मतलब कि साउंड, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। सबके बारे में बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। दूसरा क्या होता है, अपश्रव्य ध्वनि तरंग। क्या होता है, अपश्रव्य अपश्रव्य ध्वनि तरंग। इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड। तीसरा होता है पराश्रव्य तीसरा होता है पराश्रव्य पराश्रव्य ध्वनि तरंग। मतलब पराश्रव्य मतलब दोस्तों अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। 3 तरह की होती हैं। जो श्रव्य ध्वनि तरंग होती है, जो पहला होता है, इसमें बेटा जो परास होता है, जो रेंज होता है, ध्वनि का जो रेंज होता है, ध्वनि तरंगों का जो रेंज होता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज कहिए, या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज कहिए, इतने होते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या बात है हम बोल रहे हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगे जो होते हैं, जो ऑडिएबल साउंड होते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, चाहे वो मानव किसी प्रजाति का हो, मतलब मानव ही हो, चाहे वो मानव को जो ध्वनि तरंगे सुनाई देती हैं, उसका जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज बराबर है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बेटा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है सर, ये ध्वनि तरंगे क्या और जानवर नहीं सुन सकते बेटा? हम क्या बोले आपसे कि यह किसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव प्रजाति के लिए। इसी रेंज की ध्वनि हम सुन सकते हैं, हो सकता है जानवर भी सुन रहे हैं इसे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ इसी बीच के ध्वनि को सुनते हैं। इसी बीच के रेंज की जो ध्वनि तरंगे होती हैं, वही हमारे कान को शोभा देती हैं। और अगर इसके ऊपर हम सुनते हैं ना, तो आ जाता है पराश्रव्य में, और थोड़ा सा इससे नीचे आते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे आते हैं तो अपश्रव्य में आ जाता है। सर इन दोनों के बारे में बताइए। सुनिए ध्यान से। जो अपश्रव्य होता है, अपश्रव्य ध्वनि तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक, इसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इंफ्रा, थोड़ा सा फील करेंगे इंफ्रासोनिक को। इंफ्रा मतलब कि थोड़ा सा कम बेटा, थोड़ा सा कम। जो थोड़ा सा कम होता है ध्वनि तरंग, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपश्रव्य बोलते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों का अनुभूति हम नहीं कर सकते, इनका फीलिंग्स हम नहीं कर सकते, इनको नहीं सुन सकते, क्योंकि बहुत कम होते हैं। यह बहुत कम होते हैं मतलब सर, मतलब कि जो भूकंप आता है बेटा, भूकंप के समय जो पृथ्वी हिल जाती है, हम लोग चकपका जाते हैं, गिरने फिरने लगते हैं, बहुत सारे मैं कर दीजिए कि आपका जो हमेशा आता रहता है आपके हिमालय वाले क्षेत्र में, वहां पे जो आता है ना, यही होता है। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगे होती हैं, उसमें PSL प्राइमरी, सेकेंडरी और एक एल तरंगे होती हैं। ये तीनों तरंगे चलती हैं जब ना, तो पूरी पृथ्वी को हिला के रख देती हैं।
कभी अगर हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे ना, भूकंपी वेव्स कितने होते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो ध्वनि तरंगे होती है बेटा ना, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। ये भूकंपी तरंगे होती हैं। कल जी इससे भूकंप जो आते हैं, भूकंप हो गए, अर्थक्वेक हो गए, या फिर अर्थ में जितने भी हलचल होते हैं, जितने भी हलचल उत्पन्न होते हैं, वो सब के सब 20 हर्ट्ज से कम वाले ही होते हैं। लिख लीजिए इसे आप, 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि तरंगे होते हैं जो उसे अपश्रव्य बोलते हैं। सर यह बात तो हो गई। अब सर इसको कौन सुनता है? क्या हम लोग नहीं सुन सकते? नहीं बेटा, हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि बहुत कम होते हैं ध्वनि तरंगे, बहुत तुच्छ होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, कह लीजिए बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि तरंगे होती है। यह ध्वनि तरंगे इतनी कम होते हैं ना, जितनी मक्खी भनभनाती आपके कान के पास आके रात में सोइए, या फिर कभी गहरी नींद में हो, मच्छर ससुरा आके कान के पास भम भम करने लगता है, तो मन करता है कि एक चपाटा दें, लेकिन ध्यान से उस चपाटा के जान आपको हो सकता है आपके गाल पे ही लग जाए, तो मजा आ जाएगा आपको। मतलब एक राजा वाली कहानी भी तो है उसका आप लोग उसको दोहराएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अपने ऊपर ही। तो उस मच्छर की जो पंख होता है बेटा, जो फ्लाई करती है, फ्लाई मच्छियाँ होती हैं जो उड़ती हैं, छोटी छोटी घर में होती हैं, जो हम बोलते हैं ना कि घर की मक्खियाँ जो गंदगी मचाती हैं, उनका जो पंख होता है जब फड़फड़ाता है बेटा, उससे भी कम की ध्वनि होती है यह। मतलब कि जो गैंडा होता है, राइनोसोरस होता है बेटा, वह सुन सकता है 5 हर्ट्ज से कम ध्वनि को। 5 हर्ट्ज से कम ध्वनि को गैंडा सुन सकता है। जो हाथी होती है, वेल मछली होती है, और एलिफेंट होता है दोस्तों, ये क्या कर सकता है? ये 5 हर्ट्ज के ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है। साउंड के मतलब कि साउंड वाली तरंगे उत्पन्न कर सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब कि हाथी, वेल, गैंडा, ये बातें क्लियर हो गई बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको। इसके बाद जो भूकंप आता है, सुनामी होता है, जो प्रघाती तरंगे होती हैं, जमीन के अंदर से निकलती हैं बेटा, ये सब सारे के सारे ध्वनि तरंगे वह 5 हर्ट्ज वाले ही ध्वनि तरंगे होती हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की तरफ। पराश्रव्य सर क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक होता है, फिर हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे पराश्रव्य होता है। चलिए घंटी बज गई, थोड़ी सी आप लोग जय महाकाल का नारा लगा लीजिए, हर हर महादेव। ठीक है, मम्मी जी पूजा कर रही हैं भैया। यहां देखिए इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज हो गया। अब इसके बाद हम आ गए पराश्रव्य की तरफ। पराश्रव्य तो बगल में थोड़ा सा पूजा पाठ हो रहा है ना, तो वह ध्वनि आपको सुनाई दी होगी। चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कोऑपरेट करें मुझे, क्योंकि दिक्कतें तो आती रहती हैं। दिक्कतों से बचकर निकलना, अपने काम कर लेना, मतलब दिक्कतों से बचकर क्या निकलना, दिक्कत से कोई बचता नहीं है, दिक्कतों के साथ साथ ही चलना और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना ही परिश्रम है बेटा। तो करते रहिए, सब कुछ होगा सफल। ठीक है ना, आप सभी लोग सफल होंगे। यहाँ पे देखिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे ऐसी ध्वनि तरंगे होती हैं बेटा, जो कि जिनकी आवृत्ति क्या होती है। पहली बात तो इसको मानो कि अगर कर्ण के पास आ गया या फिर सुनने लगे रोजाना हम लोग, मतलब पहली बात सुग्राही नहीं होता। सुग्राही का मतलब हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर इसे रोजाना सुनने लगेंगे तो बहरे हो जाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। यानी कि जो यह ध्वनि तरंगे होती हैं ना दोस्तों, यह 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियां होती हैं। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनियां होती हैं। सर इसमें क्या होता है? सर जो संकेत भेजने वाले होते हैं ना, जो संकेत भेजते हैं नेविगेशन के माध्यम से जो संकेत भेजा जाता है कि भैया गए वहाँ पे, जो जियो वाला स्टेशनरी लगा हुआ है, वहाँ से जो तरंगे आ रही हैं, या फिर कल उद्योग धंधों में जो मशीनें होते हैं, कल पुर्जे होते हैं बेटा, उनको साफ करने में, जैसे कि अगर आप कागज़ के मिल में हैं तो कागज़ के मिल में बहुत ज़्यादा गर्दा जम जाता है, चीनी के मिल में है तो चीनी के मिल में बहुत ज़्यादा कालिख जम जाती है। जिसके घर में गुड़ वगैरह बनता होगा वो लोग जानते होंगे कि चीनी सफ़ेद होती है, लेकिन उसका जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कालिख राख की तरह उड़ती है। वही राख जब मशीनों में जमा हो जाती है बड़े बड़े कारखानों में, है ना, तो उसको साफ करने में हम अल्ट्रासोनिक मतलब कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को यूज करते हैं। और कृषि में जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं ना, उनको नष्ट करने में बेटा। चिकित्सा विज्ञान में जो ईसीजी होता है, इको कार्डियोग्राफ, ये होता है ना ग्राफी, तो उसको उसमें यूज होता है। आंतरिक अंगों की प्रतिबिंब बनाने में, मतलब प्रतिबिंब दिखाने में, जैसे आप लोग कभी गए एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में क्या होता है, हड्डी हो गया, जहाँ पे बोन्स वगैरह होते हैं, टूटी फूटी हो, तो वहाँ का मतलब ज्वाइंट का आपको इमेज दिखता है ना। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो भी अंदर खराबी हो पता चल जाता है। बस उसी तरह यह भी होता है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक जिसे बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक नाम से ही फेमस है अल्ट्रासोनिक तरंगे। जब पेट में कभी दर्द वगैरह होता है तो उस पर डॉक्टर एक लेपिंग करता है, लेप चढ़ाता है। कभी हम तो कराए थे एक बार, हमको याद है कि डॉक्टर पूरे पेट पे हमारे, हम पेट में दर्द वगैरह हो रहा था, तो पेट पे वो क्या किया, एक द्रव पदार्थ पोत दिया, लगा दिया अच्छे से चारों तरफ। लगाने के बाद वो कुछ सेकंड के लिए उसमें भूखा वगैरह रह जाता है, मतलब कुछ खाया हुआ नहीं जाता है। तो क्या किया, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे मतलब तरंगे डाला पेट पे और अंदर सारी संरचनाएं निकाल लिया।
तो मतलब कि चिकित्सा विज्ञान में भी यूज होता है बेटा। इसके बाद जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर हो गया, ओवरी हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सब का प्रतिबिंब बनाता है बेटा यह, उसमें यूज होता है। जैसे हम बोले किडनी स्टोन, जो आप लोग सुनते होंगे, बहुत लोग घर में या फिर आस पड़ोस के जो होंगे कुछ लोग जानते होंगे उनके बारे में, या फिर किसी को किडनी हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, पथरी जिसे बोलते हैं जी, वही पथरी को निकलवाने लोग गए तो वहाँ पे अब ऑपरेशन विधि से नहीं निकालते हैं लोग, लेजर के माध्यम से निकालते हैं। वही लेजर इसी माध्यम से, इसी को कहते हैं लेजर बीम विधि, जो यूरिन के माध्यम से निकाल देते हैं, यूरिन के माध्यम से, जो पेशाब वाला रास्ता होता है उसके माध्यम से इस ध्वनि तरंग को डालते हैं बेटा, मतलब ध्वनि तरंग से उस पेशाब वाले रास्ते से आपकी पथरी निकाल देते हैं ये लोग, लेजर विधि बोलते हैं इसे। बस हुआ ना, किडनी में यही तरंग यूज हुआ, किडनी में यही तरंग यूज हुआ, तब आपका स्टोन निकल गया, तो किडनी में भी यूज हो गया। समुद्र की गहराई मतलब कि सोनार, सोनार मतलब समझे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR बेटा, ये पूछा जाता है आपसे, सोनार ये यूज कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे समुद्र में गहराई पता करने के लिए। दरअसल समुद्र की गहराई तो पता नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ हद तक हम लोग जान सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, यह ध्वनि तरंग हम छोड़ते हैं, यह क्या करता है, जाता है नीचे, अगर कोई पदार्थ है उससे लड़ता है, लड़ने के बाद अगर वापस आता है तब तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे कुछ है, फिर उसके बाद खोजबीन चालू हो जाता है। लेकिन अगर लड़ने के बाद वापस नहीं आता है ना, तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है भैया, आगे बढ़ो, आगे डालते हैं ध्वनि तरंगे। तो ये सोनार के माध्यम से वो नेविगेशन एक माध्यम होता है। जैसे राडार होता है, राडार ऊपर के लिए होता है, जो अगर यान वगैरह किसी देश का बाहर से आ रहा है, हमारे देश में एंट्री कर रहा है चोरी छुपे, तो उसकी नेविगेशन प्रणाली होता है, उसे जिसे बोलते हैं राडार, वह या मतलब हवा के लिए होता है, ऊपर के लिए होता है, कह लीजिए कि अगर जहाज वगैरह का पता करने के लिए होता है नेविगेशन प्रणाली, जो राडार होता है। लेकिन यह पानी के अंदर बेटा, समुद्र के रास्ते, मतलब समुद्र में गहराई पता करने के लिए होता है ना। एम्ब्रियो आप सुनते हो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। बहुत सारे नालायक माता पिता होते हैं या फिर घर के लोग कुछ नालायक होते हैं, जो क्या काम करते हैं बेटा, किसी गर्भवती महिला को बोल देते हैं भैया जाइए अपना चेक करवाइए, आपको लड़की हो ही जा रही है, लड़की हो ही जा रही है, लड़की हो ही जा रही है, मतलब कि इसको रोक लगा दी है सरकार। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते बेटा, एम्ब्रियो का अपना जांच करवाने जाते हैं, अगर लड़की है तो मरवा देते हैं। अब तो खैर वो कम हो चुका है, लड़कियां देवी होती हैं, है ना, लक्ष्मी होती हैं, ये मानना चाहिए। जिस घर में लड़की नहीं उस घर में क्या कुछ माहौल नहीं बनता बेटा, वो पूरा मतलब चहचहाना ना घर में जो लड़कियों के माध्यम से ही होता है, जो बच्चियाँ होती हैं ना, बिल्कुल जब हमारी दीदी लोग आती हैं घर में ना, बहुत ही मजा आ जाता है घर में, बहुत शांति माहौल रहता है हमेशा। लेकिन जब वो लोग आती हैं तो मतलब कि लगता है कि कोई आ गई है ना, तो दिन भर हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह बेटा जो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण की जांच लोग करवाते हैं ना, तो बताएं यही अल्ट्रासोनिक ही यूज करते हैं, अब पराश्रव्य ध्वनि तरंग ही यूज करते हैं, उसके माध्यम से यह पता कर लेते हैं कि बच्चा है कि बच्ची है, मतलब कि मेल है फीमेल बेटा, इस तरह पता करते हैं। गठिया रोग हो गया, गठिया मतलब जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसे, अर्थराइटिस होता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, गठिया रोग जो घुटने में अक्सर हो जाता है बूढ़े लोगों को, जो बूढ़े दादा दादी होते हैं उनके में, तो उसको भी दूर करता है, दूर किया जा सकता है इस नेविगेशन, मतलब कि इस पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से बेटा। इसके बाद जो कुत्ते होते हैं, चमगादड़ होते हैं, डॉल्फिन होती है, और कह लीजिए कि बहुत सारे जीव होते हैं जो इसको सुन सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग कौन सुन सकता है, तो बताएंगे कुत्ते। देखते होंगे रात में कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, क्योंकि वो कान लगा के जमीन के पास सोए रहते हैं। जमीन से अगर आपको पता है जिस दिन भूकंप वगैरह आने वाला रहता है, कभी आप थोड़ा सा अपनी गहनता से सोचिएगा, जिस दिन भूकंप वगैरह आने वाला हो या फिर कोई हलचल मचा हो, उस दिन कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं रात में। बस यही कारण होता है बेटा, चूहे भागने लगते हैं। तो इन लोग को क्या होता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे सुनाई देती हैं, ठीक है ना, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे सुनाई देती हैं जो कि बहुत दूर से आ रही होती हैं, ठीक है, यह सारी चीजें इनको ये सुन पाते हैं। अब हम एक चीज आपको बताते हैं, गाल्टन सिटी आप सुनोगे, गाल्टन सिटी क्या बोले हैं, गाल्टन सिटी। ये गाल्टन सिटी क्या होता है सर, गाल्टन सिटी बेटा भी एक साउंड का ही एक कह लीजिए कि यंत्र है, यंत्र। इसको यूज कहाँ पे होता है दोस्त, इसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, तो बताएंगे आप। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे सेना में होती है, और सेना में सेना के लिए थोड़े होती है, हमारे जो डॉग होते हैं, डॉग, कुत्ते तो नहीं बोलने का मन करता, क्योंकि वह एक तरह से बेटा हम लोग के लिए बहुत ही सुरक्षित चीजें होते हैं, बहुत ही सुरक्षा करते हैं हम लोग की, हम समझ रहे हैं कि नहीं। जो बम वगैरह बिछाया जाता है जगह जगह ना, वही जाके उसे क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं उस बम को भैया, ठीक है ना, डिस्फ्यूज करते हैं उस बम को। कह लीजिए गाल्टन सिटी उन्हीं के लिए होती है, उन कुत्तों के लिए होती है, उन कुत्तों के प्रशिक्षण के लिए होती है, उन डॉग्स जो हमारे सीआईडी रखते हैं, डॉग रखते हैं, जो बहुत अच्छे से डॉग आते हैं बेटा वैरायटी के, उन सब डॉग के लिए, डॉग के प्रशिक्षण के लिए इस गाल्टन सिटी का यूज किया जाता है। तो याद करेंगे, यह क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप फोड़ के आएंगे बेटा, किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप फोड़ के आएंगे।
अब यहाँ से हम एक चीज़ स्टार्ट करते हैं आपको आज यह बताने वाले हैं बेटा कि जितने भी तरंगे होती हैं, गामा किरण, एक्स किरण, यूवी, अपस्रव्य ध्वनि तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे, ये सब ध्वनि तरंगे होती हैं। इनका आपको तरंग दैर्ध्य याद कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है, और आवृत्ति याद कर लेना है। सारे का हम क्रम से याद करवा रहे हैं, आप याद करते चलेंगे। पहले लिखेंगे गामा किरण, गामा किरण लिखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखेंगे बेटा यक्स किरण, यक्स किरण। तीसरे नंबर पर लिखेंगे, देखिए गामा किरण, यक्स किरण, नीचे सीक्वेंस में लिखते चलिए आप यूवी रेज, यूवी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे दृश्य किरण है, जो हम देख सकते हैं बेटा, दृश्य किरण। आपको एक बात पता होना चाहिए जो दृश्य किरण होता है बेटा, जो दृश्य किरण होता है कह लीजिए कि, या फिर कह लीजिए अवरक्त किरण, इसके बाद आता है, बता रहे हैं अभी हम, एक मिनट सुनिए ध्यान से। जो दृश्य किरण होता है बेटा, जो हम लोग का रिमोट होता है, रिमोट जिससे हम टीवी वगैरह चलाते हैं अपना, तो उसमें यूज होता है दृश्य किरण। लेकिन जो अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त क्या करता है, किसी चीज को हीट करता है, हीट करने का काम करता है। अवरक्त करने को बोलते हैं क्या बेटा, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक रेज बोलते हैं अवरक्त को। यह क्या कहाँ काम आता है सर, जो हम लोग हीटर क्या बोलते हैं, जो हम लोग सन के रेज में या फिर सनलाइट में खाना वगैरह बनाते हैं जिस चूल्हे में, तो उस चूल्हे के लिए काम आता है बेटा, मतलब हीट करता है। जैसे हम लोग कभी छतरी वगैरह लगाते हैं सोलर पैनल वाला, तो वह जो स्टोरेज होता है ना, अवरक्त किरण का ही यूज करता है, अवरक्त किरण को ही स्टोर करता है बैटरी। फिर उसके बाद घर में लाइटिंग वगैरह काम करता है। तो अवरक्त के बाद क्या आता है बेटा, अवरक्त के बाद बता देंगे आप लघु रेडियो तरंगे, लघु मतलब दीर्घ रेडियो वेव्स, लघु रेडियो तरंग। बेटा लिखिए आप लोग, फटाफट लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए भैया। लघु के बाद क्या आएगा, जाहिर सी बात है, लघु आ गया तो दीर्घ आने वाला है, दीर्घ, दीर्घ रेडियो वेव्स, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जो गामा किरण की खोज किए हुए हैं, आप लिख लेंगे बैकुरल ने किया है। किसने किया है बेटा, बैकुरल ने किया है। अब एक तरफ यहां डाल लेंगे तरंग दैर्ध्य, जिसको लैम्डा से दिखाते हैं, एक तरफ डाल लेंगे आवृत्ति, जिसे एन से दिखाए थे हम लोग, एन से दिखाए थे ना आवृत्ति को कल, तो इस तरह आप डाल लेंगे, लैम्डा को तरंग दैर्ध्य कहते हैं और एन को आवृत्ति कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एक चीज ध्यान से समझेंगे आप, जब हम ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हैं ऐसे, तब आपका तरंग दैर्ध्य क्या होता है बेटा, घटता है और आवृत्ति बढ़ता है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो आवृत्ति बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है, और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बेटा क्या हो रहा है, घट रहा है। ये चीज याद रखेंगे। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर आवृत्ति बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, जाहिर सी बात है। जब नीचे से ऊपर जाने पे तरंग दैर्ध्य घट रहा है, तो मतलब ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो मतलब इसमें, इस रेंज में सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है बेटा, वह दीर्घ रेडियो वेव्स का होता है, और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो गामा किरणों का होता है। और आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा किरण की होती है। गामा किरण की पेनिट्रेशन पावर, मतलब छेदने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, लगभग 60 से 40 सेंटीमीटर दीवार को यह छेद सकता है बेटा, गामा किरण। गामा किरण याद रखेंगे, अल्फा बीटा गामा होता है, तो अल्फा का सबसे कम होता है छेदने का क्षमता, जो कि गामा में बहुत ज्यादा होता है बेटा, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद जिसके अंदर आवृत्ति सबसे ज्यादा होती, उसके अंदर एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा बेटा, ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, गामा किरण की खोज किसने किया है, हमने बताया बैकुरल। क्या याद रखेंगे, बैकुरल ने किया है। इसकी तरंग दैर्ध्य सर आपने बताया सबसे कम होता है, तो हाँ सबसे कम होता है, यानी कहां से कहां तक होता है, 10 के पावर -14 से लेकर 10 के पावर -10 तक होता है। 10 के पावर -14 से लेकर 10 के पावर -10 क्या, मीटर बेटा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य को हम मीटर में दिखाते हैं। आवृत्ति को किस में दिखाते हैं भैया, हर्ट्ज में दिखाते हैं बेटा, क्यों भूल रहे हैं आप लोग। इसका होता है सबसे ज्यादा आवृत्ति 10 के पावर 20 से लेकर 10 के पावर 18। देखिए इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए, आवृत्ति फटाफट, 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 16, 10 के पावर 16 क्या हर्ट्ज है बेटा ये सब। इसका कितना होगा, 10 के पावर 16 से लेकर 10 के पावर 14 हर्ट्ज। इसका कितना होगा, यूवी रेज का कितना होगा सर, 10 के पावर 14 से लेकर 10 के पावर 12 हर्ट्ज तक। सर दृश्य किरण का कितना होगा, बता देंगे, 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 10 तक होगा, 10 हर्ट्ज तक होगा। सर अवरक्त किरणों का कितना होगा, तो 10 के पावर 10 से लेकर 10 के पावर 8 हर्ट्ज तक होगा। ठीक है बेटा, लिखते चलिए आप लोग, सही है ना, एक बार देख लेते हैं, 16 14 14 12 12 10 10 8, ठीक है। सर इसका कितना होगा, 10 के पावर 8 से लेकर 10 के पावर 6 तक होता है। एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7,
हो गया क्या, हो गया 10 के पावर 6, यहाँ पे 10 के पावर, यहाँ पे आप लिख लेंगे बेटा 6 से 4 होता है, 6 से 4, नीचे आकर थोड़ा सा 2 बढ़ा लेंगे क्योंकि इसका बहुत कम होता है बेटा, इसका बहुत कम होता है। दीर्घ रेडियो वेव्स जो होता है ना, इसका जो आवृत्ति होता है बहुत कम होता है, ये बात आप लिख लेंगे। आवृत्ति सबसे ज़्यादा गामा किरण का आप देख सकते हैं हर्ट्ज में है बेटा। अब इसके बाद हम तरंगदैर्ध्य की बात कर लेते हैं। तो 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10 मीटर तक होता है ना। देखिए आपको ट्रिक है बेटा, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। 20 से 18, 18 से 20, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 4 से, एक मिनट बेटा, 6 से 4 होगा यहाँ पे ना, 6 से 4 होगा, 6 से 4, 10 के पावर 6 से 10 के पावर 4 तक होगा इसका दीर्घ रेडियो वेव्स का। और हम आ जाते हैं तरंगदैर्ध्य की तरफ। तरंगदैर्ध्य अब क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे आने पे बढ़ेगा, मतलब इसका कितना होगा, तो बोलेंगे 1 मीटर से लेकर बेटा 10 के पावर 4 मीटर तक होगा। 1 मीटर से लेकर 10 के पावर 4 मीटर तक होगा इसकी तरंगदैर्ध्य बेटा। सबसे ज्यादा हुआ ना तरंगदैर्ध्य इसका, इस तरह। अब ऊपर थोड़ा सा गए, अब थोड़ा सा ऊपर गए तो मतलब कितना होगा, 10 के पावर -3 से 10 के पावर मतलब 1 के बीच में होगा, सॉरी 10 के पावर -3 से लेकर 1 मीटर के बीच में होगा इसकी तरंगदैर्ध्य। अब इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 के पावर -1 है ना यहाँ पे 10, एक मिनट बेटा, 10 के पावर -3 लिखिएगा, 10 के पावर -3 से लेकर 1 मीटर तक होगा। इसके ऊपर बताएंगे आप 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -3 तक, 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -3 मीटर तक होगा बेटा, याद रखेंगे। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे सर तो कितना होगा, तो बोलेंगे 10 के पावर -7 मीटर में ही छुपा होगा, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग से लेकर और 9 पॉइंट समथिंग तक, 9 पॉइंट समथिंग तक गुणे 10 के पावर -3 गुणे 10 के पावर -7 सॉरी -7, 10 के पावर -7 मीटर तक होगा, मतलब 3.67 10 के पावर -7 से लेकर 9.67 10 के पावर -7 गुणे 10 के पावर -7 मीटर तक होगा इसकी तरंगदैर्ध्य बेटा, ठीक है ना। इसके ऊपर बढ़ेंगे यूवी का, तो थोड़ा सा इससे क्या होगा, तरंगदैर्ध्य थोड़ा सा इससे कम होगा ना यूवी का, तो यूवी से कितना कम होगा, हल्का सा कम होगा, यानी कि 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 तक, हल्का सा कम हो गया, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 तक बेटा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8, 10 के पावर -10 से लेकर 10 के पावर -8 तक, यह मीटर में है। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, सारे विद्यार्थी नोट कर लें। अब गामा किरण का खोज किसने किया है, तुरंत बता देंगे, बैकुरन ने किया है। यक्स किरण का किसने किया है सर, यक्स किरण का खोज रॉन्टजन ने किया है, रॉन्जन बोलते हैं उन्हें, रॉन्जन ने किया है। अल्ट्रावायलेट का किरण का खोज किसने किया है सर, तो बताएंगे रीटर ने किया है, रीटर बेटा, रीटर साइंटिस्ट ने किया है। दृश्य किरण का किसने किया है सर, दृश्य किरण का बता देंगे न्यूटन ने किया है, न्यूटन बाबा ने किया है बेटा, याद रखेंगे। औरत किरण का सर किसने किया है, तो बता देंगे हर्शल ने किया है, हर्शल साइंटिस्ट नाम है इनका, नाम है इनका, तो लिख लेंगे आप। इसके बाद बेटा लघु रेडियो तरंग का किसने किया है सर, तो बता देंगे हेनरिक ने किया है, हेनरिक ने किया है बेटा, याद रखेंगे। दीर्घ रेडियो वेव का सर किसने किया है, तो बता देंगे जो रेडियो का खोज किया है, दीर्घ रेडियो का वही खोज किए हैं जो रेडियो का खोज किए हैं, जो हम लोग पहले सुनते थे बहुत ज्यादा है, जो रेडियो प्रसारण होता है बनारस वगैरह में, तो बहुत मतलब इस सारे रेडियो जितने भी रेडियो हैं, सबसे पहले रेडियो का खोज ही किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी, याद रखेंगे बेटा। यह हो गया आपका संरचना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे याद कर लीजिए बेटा, ठीक है। देखिए अल्ट्रावायलेट का बहुत जगह यूज होता है, जैसे कीटाणु को मारने में, कीटाणुओं को नाश करने में, जो आपका कह लीजिए कि जो नोट, जब आपका नोट खराब हो जाता है, नोट जाली नोट को चेक करने में, ठीक है ना। और बहुत सारी जगह अल्ट्रावायलेट रेस का यूज होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, मतलब कि आप कह लीजिए कि आपका डॉक्टर्स लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एक्स किरण क्या है, एक्स किरण का क्या है बेटा, एक्स रेज क्या है, जितने भी रेज होते हैं क्या है, रेज, लगभग रेज जो होते हैं सन से ही तो आते हैं रेज, तो उन सब लगभग अल्ट्रावायलेट रेज में आ जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज का जैसे कि हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं तो उसमें भी यूज होता है ना। तो ये सारे रेज हैं, आप इसे याद कर लेंगे। तरंगदैर्ध्य है, आवृत्ति है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तब तक हम एक काम कर लेते हैं, आपको वीडियो देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं, करिए नोट। सही बेटा, आप लोग नोट कर लिए तो हम आगे चलते हैं। आपसे हम क्या पूछ रहे हैं अब ध्वनि के चाल पे, ध्वनि का जो स्पीड होता है उस पे, उसको इफेक्ट करने वाले कारक कितने होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया, वायु की चाल हो गई, मतलब यह सब, जैसे आवृत्ति हो गया, ये सब क्या है, कारक हैं जो ध्वनि के चाल पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं, या आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि दाब का प्रभाव बताइए कैसे ध्वनि पे पड़ता है,
ध्वनि पे पड़ता है कि नहीं, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं प्रेशर का, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं पड़ता है। आप कभी विचार करिएगा इस चीज़ को, या फिर आप सुनते होंगे जब कभी आप कान लगा लेते हैं, कान लगाते हैं टेबल पे, जब जिस क्लास में आप हैं, जिस क्लास में बैठे हैं, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे शरारती भी होते हैं, बैठ जाते हैं और कान लगा लिए टेबल की तरफ इस तरफ, और नीचे से आवाज़ निकालते हैं। जब आवाज़ निकालेंगे बेटा, तब आवाज़ आपको थोड़ी सी तेज़ सुनाई देती है, थोड़ी सी तेज़ सुनाई देती है। जब कान हटा लेते हैं फिर उतनी तेज़ी से मारेंगे तो आवाज़ थोड़ी धीमे सुनाई देती है। क्यों? ये दाब का इफेक्ट है कि नहीं? बताइए, दाब के इफेक्ट के कारण आवाज़ थोड़ा चेंज होता है। आप तो दूर हो गए ना, थोड़ा-सा माध्यम का अंतर हो गया। इस वजह से आवाज़ आपको थोड़ी-सी मधुर सुनाई दे रही थी जब आप सटाए हुए थे कान, क्योंकि उसमें माध्यम था, लोहा था, लकड़ी थी, जो भी था। लेकिन थोड़ी-सी आप दूर जब हुए बेटा, थोड़ी-सी जब दूर हुए आप, तो मतलब कि हवा आ गया, विरलन हो गया। बीच में जो माध्यम था ना, थोड़ा-सा सघन माध्यम था पहले, अब थोड़ा दूर-दूर मतलब हवा आ गया, हवा का माध्यम आ गया। तो इस वजह से आपको क्या हो रहा है, ध्वनि कम सुनाई देती है। तो याद रखेंगे, जो दाब का प्रभाव होता है, हमारे ध्वनि पे इफेक्ट नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर गैस का ताप नियत है, तो ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बेटा। ये बातें लिख लेंगे। दूसरी बात, सर ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? ताप, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे। किसी भी किसी भी गैस में ध्वनि किसी भी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से लिखिए, किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्ग के, यानी कि वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। बोला हमने, सही बोला ना? इसको आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे बेटा। अब देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपका वायु में ध्वनि बढ़ जाएगा। अगर वायु में आप मतलब किसी भी माध्यम में आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आपका ध्वनि जरूर बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। लेकिन अगर केवल वायु के माध्यम की बात करें, वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है बेटा, कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो ध्वनि की चाल है ना, कितना बढ़ जाएगा बेटा? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। इस बात को लिख लेंगे, यह बातें पूछी गई हैं आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में बेटा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। यह हो गई ताप का, मतलब ताप का इफेक्ट पड़ेगा। ताप बढ़ाएंगे ध्वनि बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो ध्वनि भी घट जाएगी। इसको लिख लेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, वायु की गति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो जनरली सारे बच्चे जानते होंगे, सारे बच्चे हुआ गांव में करते होंगे ना। कैसे करते हैं? चिल्लाते हैं जब कभी कोई दूर होता है, कोई गेम वगैरह खेले होंगे बचपन में, तो अगर आप चिल्लाते हैं तो दूर वाला सुन लेता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो वायु की गति, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, मान लीजिए पतंग कैसे उड़ाते हैं? पतंग जब ढीलते हैं भैया, जब ढिल्लू करते हैं, ढील दिए, तो पतंग क्या हुआ, जिधर वायु है उधर ही बहुत तेज भागता है। सेम उसी तरह आवाज भी होता है बेटा, आवाज भी सेम उसी तरह होता है। जिस तरफ हवा का बहाव है, अगर उस माध्यम में आप बोलते हैं तो काफी दूर तक आपकी आवाज जाती है, क्योंकि जो हवा है बेटा ना, उस सघनता के माध्यम से प्रेशर की उस तरह जा रही है, तो आपकी आवाज भी उसके साथ तेजी से निकलती है और तेजी से चलती है। ठीक है ना? जिस माध्यम में, मतलब जिस तरफ हवा नहीं चल रहा है, हवा का रुख नहीं है, अगर उस माध्यम में आप बोलते हैं, मतलब उस तरफ बोलते हैं आप, विपरीत माध्यम में बोलते हैं, हवा के चलने के विपरीत तरफ बोलते हैं, हवा के चलने के, तब उस समय जो आपकी ध्वनि होगी बेटा ना, वो कम होगी, कम सुनाई देगी। अगर आपके पास भी बैठा हुआ है जो बंदा है, उसको भी थोड़ा सा कम सुनाई दे सकता है। ये बातें नोट करेंगे। तीसरा, मतलब कि चौथा महत्वपूर्ण है बेटा, इसको ध्यान से सुनेंगे। घनत्व का प्रभाव अच्छा हमारे ध्वनि में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पहले तो यही है, हाँ पड़ता है जी। जैसे अगर आर्द्र मौसम की बात करें, आर्द्र मौसम में आवाज दूर तक जाती है, आवाज दूर तक जाती है, क्योंकि आर्द्रता क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है आर्द्र मौसम में, और घनत्व कम होता है, क्योंकि घनत्व अगर वायु का कम है तो अब भी आवाज बहुत तेज जाती है। अगर शुष्क मौसम की बात करें, शुष्क मौसम में कम दूर तक जाती है आवाज। क्यों? क्योंकि उस समय हवा का बेटा ना बहुत दूर दूर होता है हवा, इस वजह से शुष्क मौसम में ना जो ध्वनि होती है वो कम दूर तक जाती है। जैसे अगर बात करें, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर, ध्यान से लिख लेंगे इस लाइन को जो बोल रहे हैं, आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडल का घनत्व घट जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडल का घनत्व घटता है, और आर्द्रता घटने पर वायु का घनत्व बढ़ जाता है। इसी कारण से वर्षा ऋतु में ट्रेन की सीटी जो होती है, ट्रेन की सीटी की आवाज जो होती है दूर तक सुनाई देती है। बस यही कारण होता है, मतलब कि घनत्व पर इफेक्ट पड़ता है बेटा। ये चीज याद रखेंगे। घनत्व बढ़ा, आर्द्रता कम हुआ, घनत्व बढ़ा, आर्द्रता कम हुआ, तो ध्वनि भी बढ़ गई। घनत्व घटा, आर्द्रता बढ़ गया, घनत्व घटा हवा का तो आर्द्रता घट गया, घनत्व घटा तो आर्द्रता बढ़ गया, तो ध्वनि की गति भी धीमी हो गई।
ये बातें याद रखेंगे आप, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, आवृत्ति। अच्छा बताइए, आवृत्ति का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं हमारी ध्वनि पे? तो बोलेंगे बिल्कुल पड़ता है। आवृत्ति ही तो मेन कह लीजिए कि तरीका बेटा, मतलब ध्वनि का संचरण करने में, जो संचरण होता है ध्वनि का ना बेटा, आवृत्ति सबसे अहम रोल निभाता है उसमें। पता कैसे? देखिए, जब कभी घर में शादी समारोह, मतलब कि कोई भी कह लीजिए कि आपका संगीत समारोह की हुआ हो, घर में वाद्य यंत्र वगैरह बजते हों, बहुत सारे ढोल नगाड़े बांसुरी जो भी होते हैं, सब बांसुरी वगैरह सब नगाड़ा वगैरह सब बजाते हैं ना, ये सारा सब कुछ हो पास में, और कभी आपने ये देखा है कि झूमे ना आदमी, अगर उसको वह सुरीली आवाज नहीं सुनाई देती है तो आदमी क्यों झूमने लगते हैं बताइए? क्योंकि उनको सुरीली आवाज सुनाई देती है, जो नगाड़े वगैरह, ढोल नगाड़े बाजा वगैरह जो बजते हैं सुरीली, तो वो क्यों आदमी सुनते ही झूमने लगता है? क्यों? क्योंकि उनको सुरीली लगती है बेटा, सुरीली सुरीली आवाज लगती है, बहुत ही अच्छी आवाज लगती है। जैसे आप भी अगर नहीं चाहेंगे नाचना ना, तब भी आपके पैर डग 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 करने लगेगा, मन करेगा कि नाच दें, थोड़ा सा नाच देते हैं, भैया की शादी है ना, थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, मतलब लगता है कि हम थोड़ा सा हमारा पैर वगैरह डगमग करने लग रहा है, क्योंकि हमारी कान को ना वो आवाज़ सुरीली सुनाई देती है। वो सिर्फ आवृत्ति का ही कारण होता है, क्योंकि बेटा ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, लेकिन आवृत्ति ही नहीं परिवर्तित होती है जो आपको झुमा देती है। अगर आवृत्ति परिवर्तित हो जाती ना, तो नगाड़ा का कहीं और, डमरू का कहीं और, बांसुरी का कहीं और, इस तरह की आवाज़ें लड़ने लगती, और आप झूमने की वजह उसको मार पीट के भगा दे, भाग भाग चल भाग, मतलब इस तरह की बातें हो जाती है ना बेटा। तो यही बात है कि जो ध्वनि की तरंगें होती हैं, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो चाल भी चेंज हो सकता है, मतलब हो जाता है, चाल भी चेंज हो जाता है, तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं चेंज होती है। जिस प्रकार की ध्वनि है उस प्रकार में अगर वही आवृत्ति है तो हमेशा वही आवृत्ति रहेगी, चाहे वह जिस भी माध्यम में जाए, चाहे वह ठोस में है तब भी उसकी आवृत्ति सेम होगी, चाहे वही ध्वनि अगर हवा में आ गई तब भी उसकी आवृत्ति वही रहेगी बेटा, है ना, याद रखेंगे। आवृत्ति नहीं चेंज होती, मतलब कि आवृत्ति का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे ध्वनि तरंगों पे, ये बातें याद रखेंगे। आवृत्ति चाहे बढ़े चाहे घटे, हमेशा मतलब किसी भी माध्यम में आवृत्ति सेम होती है, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। ठीक, आवृत्ति का अहम रोल होता है हमारे साउंड में, लेकिन इफेक्ट बहुत कम होता है, इफेक्ट नहीं के बराबर होता है कह लीजिए, क्योंकि चाहे जिस माध्यम में हो आवृत्ति तो सेम रहेगा, है ना, याद रखेंगे बेटा। अब हम एक बात कर लेते हैं आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग उड़ा के आओगे क्वेश्चन को, है ना। चलिए, आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं ना, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे, जितने बच्चे हैं उतने बच्चे देखेंगे, चलिए अच्छी बात है, कम से कम इतने बच्चे अगर हैं जुड़े मुझसे तो अच्छी बात है। आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। कुछ ही बच्चे होते हैं, 4 5 10 20 जो भी बच्चे होते हैं हमारे पास, हम खुश होते हैं उतने में भैया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ मचा कर क्या होगा, जब वो तो फेल ही हो जाएंगे, है ना। तो हमको उतने ही बच्चे चाहिए, जो 100 बच्चे जुड़ रहे हैं आपकी मदद से तो सब पढ़ने वाले होने चाहिए, 200 बच्चे जुड़ रहे हैं तो सबके सब पढ़ने वाले होने चाहिए बस। तो आप पढ़ने वाले बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, अगर आपको लगता है सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो। चलिए, अगर हम बात करें बेटा ठोस की, ठोस में जितने भी चीज़ होते हैं सब में ध्वनि की स्पीड हम निकालते हैं आज। एल्युमिनियम में ध्वनि की स्पीड कितनी होती है? एल्युमिनियम में ध्वनि की स्पीड जो होती है बता देंगे 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है ना, याद रखेंगे, क्योंकि ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है और निर्वात में बिल्कुल नहीं चलती, याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। अगर बात करें बेटा हम किस में, निकल में बात करें, निकल मेटल में ध्वनि की स्पीड कितनी होती है तो बता देंगे 6040 मीटर प्रति सेकंड बेटा। ये किस पर है पता है, किस पर है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है बेटा, याद रखेंगे। जो हम लोग का एसी का रूम, मतलब एसी होता है, एसी वाला रूम होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 20 कर लीजिए इसे, 20 या 25 के बीच में जो टेम्परेचर होता है उस पर हम लोग यह ध्वनि निकाल लें बेटा, है ना, याद रखेंगे। निकिल की बात करते हैं बेटा, स्टील की, स्टील में ध्वनि तरंगें कितनी होती है बेटा, कितनी स्पीड होती है? 5960 मीटर प्रति सेकंड, याद करिए, लिख लीजिए। लोहा की बात कर लें, लोहा में सर कितना होता है तो बता देंगे 5950 मीटर प्रति सेकंड बेटा, इसको लिख लीजिए। ये 25 मीटर प्रति सेकंड पर ही है, याद रखेंगे। पारा भी हमारा द्रव स्टेट होता है, कह लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में होता है, लेकिन होता है मेटल बेटा। तो इसका जो टेम्परेचर हम मानते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका ध्वनि होता है बेटा, इस पे जो ध्वनि संचरण करेगी वो कितने स्पीड से करेगी पता है? 1450 मीटर प्रति सेकंड से बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखेंगे, है ना। अब कांच की बात कर लेते हैं, एक कांच मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कांच में सर कितना होता है ध्वनि तरंगे तो बता देंगे 25 सेंटीग्रेड पर अगर बात करें 3980 मीटर प्रति सेकंड बेटा, 3980 मीटर पर सेकंड होता है। ये तो रही ठोस की कहानी।
अब द्रव की कहानी देख लेते हैं। द्रव में बात कर लेते हैं जैसे जल की बात कर लेते हैं। जल वो भी कौन सा जल? समुद्री जल थोड़ा खारा होता है, थोड़ी डेंस भी होगा। जब डेंस होगा तो ध्वनि थोड़ा सा नॉर्मल जल से उसमें तेज होगी, है ना, तेज होगी ना। तो इसका होता है 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद कर लेंगे। नॉर्मल जो जल हम लोग जो पीते हैं, है ना, कह लीजिए कि पहले आसुत जल की बात कर लेते हैं। आसुत जल आसुत जल में सर इससे थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है स्पीड ऑफ साउंड, बेटा याद रखेंगे, ध्वनि की स्पीड। इसके बाद हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में सर कितनी स्पीड होती है? 1284। क्या 1284? मीटर प्रति सेकंड बेटा। हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है बेटा जिसमें ध्वनि की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता देंगे। हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम की बात करते हैं तो बता देंगे 965 मीटर प्रति सेकंड होता है इसमें स्पीड। यह गैस है यहाँ से। इसके बाद वायु की बात कर लेते हैं। वायु में तो सबको पता है, अगर वायु 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उस समय होगा जो ध्वनि की स्पीड भैया 346, थोड़ा सा ज़्यादा होगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ना ध्वनि पर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वायु, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस समय 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि की स्पीड बेटा, याद रखेंगे। ये सारी कहानी थी, आप लिख लीजिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन भी बता देते हैं। ऑक्सीजन में कितनी होती है ध्वनि की स्पीड? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा कितनी होती है? 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी लिख लेंगे आप, ठीक है ना। एक बात, अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आयाम, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी पढ़ेंगे कल वाले क्लास में। इंटेंसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी तीव्रता जो होती है किस पे निर्भर करता है? एम्पलीट्यूड, आयाम पर निर्भर करता है। आयाम बढ़ाएंगे मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। यह बातें आपको पता होगा। जैसे कि ध्वनि का मोटा होना, पतला होना, ये किस पे डिपेंड करता है? पिच पे डिपेंड करता है। पिच पे डिपेंड करता है बेटा। पिच किस पे डिपेंड करता है? पिच डिपेंड करता है आवृत्ति पर। जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा है उसकी पिच भी उतना ज्यादा है बेटा। जिसकी आवृत्ति जितना कम उसकी पिच भी उतना कम। आवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई यहाँ से रे निकला, ऐसे जितनी बार करेगा, जितनी दूर तक जितनी बार करेगा, ऐसे जितनी तेजी के साथ करेगा उसकी आवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। जिसकी आवृत्ति जितना ज्यादा होगा उसका पिच भी उतना ज्यादा होगा बेटा। मतलब ये तीक्ष्ण आवाज होगी, थोड़ी सी बहुत तेजी से सुनाई देगी, काटने वाली, बिल्कुल जैसे कि औरतों की आवाज हो गई ना, और मक्खियों की आवाज हो गई, चींटी की आवाज हो गई, है ना। तो ये सब सारी आवाजें जो होगी बेटा वो उसकी पिच ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है ना। इस वजह से जैसे शेर की आवाज हो गई और आदमियों की आवाज हो गई तो उनकी आवाज थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि उनका पिच जो होता है बेटा वो कम होता है। पिच कम होने का मतलब है आवृत्ति कम होगा, ठीक है ना। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए बेटा। इसके बाद एक क्लास और आएगा ध्वनि पे, इसके बाद ध्वनि खत्म, ठीक है ना। चलिए फटाफट आप शेयर कर दीजिए। पिछला क्लास अगर नहीं देखें तो देखिए, आपका यूपीटेट का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, उसको भी देखिए, है ना। चलिए शेयर करिए, और लाइक नहीं करते हैं बेटा आप लोग, लाइक जरूर किया करिए। लाइक ना करने का कारण बता दिया करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उसका कारण लिख दिया करिए। कुछ सुधार जो करने हैं उसको बता दिया करिए। मैम के क्लास में, हमारे क्लास में, जिस भी क्लास है बेटा, संस्कृत की क्लास का आपको सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट दीजिए संस्कृत की क्लास को बेटा, ठीक है ना। धन्यवाद।